जानकारी रखते हैं राजनीति के, भारतीय राजनीति का, तो 84 के दंगे आपको याद होंगे। क्या करती हैं जो सरकारें सत्ता में हैं, वो क्या करती हैं कि इसका मिसयूज करती हैं, दुरुपयोग करती हैं। कि एक जजमेंट था 1975 में, इंदिरा गांधी कि संविधान की जो आत्मा है, मूल प्रवृत्ति है, उसके साथ 6 वर्ष के बाद यानी कि 30 मई 2030 के बाद अस्थायी तौर पर चुनाव लड़ने से रोक दिया जाए, या किसी भी रूप में अगर बाहर है व्यक्ति तो उसे अधिकार है वोट देने का। उनको तो चुनाव प्रक्रिया से दूर ही रखा जाना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूपीएससी अचीवर्स के इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम मिथिलेश कुमार है। दोस्तों, अभी खबर में चल रहा है अमृतपाल सिंह को लेके कि अमृतपाल सिंह जो हैं वो खंडूर जो लोकसभा सीट है पंजाब का, वहां से अपना नॉमिनेशन दाखिल किए हैं और वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। क्योंकि वो जेल में हैं 2023 से ही, अप्रैल 2023 से ही, और फिर भी वो कंटेस्ट करना चाहते हैं इलेक्शन को। तो इसके रिगार्डिंग में एक इंडियन एक्सप्रेस में न्यूज आया था। न्यूज ये है कि वाई कैन एक्यूज्ड पर्संस इन प्रिजन कंटेस्ट पोल बट नॉट वोट, है ना। जो व्यक्ति जेल में है वो उम्मीदवार तो बन सकता है, चुनाव तो लड़ सकता है, लेकिन वो वोट नहीं दे सकता है। इसी को आधार बनाकर हम तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि किस किस स्थिति में कोई व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है और कौन कौन व्यक्ति जो हैं वो मतदान नहीं कर सकते हैं अगर जेल में हैं तो, या फिर जेल से बाहर हैं तो। ठीक है, और एक एक बिंदु को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। पहली बात तो हम जान लेते हैं कि मामला क्या रहा है, क्यों जेल में है अमृतपाल सिंह। तो अमृतपाल सिंह का क्या हुआ कि ये सदस्य हैं किसके, तो वारिस पंजाब दे एक संस्था है जो बात करता है एक अलग स्टेट का, पंजाब को, जो पंजाबी एथनिसिटी के लोग हैं, जो पंजाबी व्यक्ति हैं, लोग हैं, उनके लिए एक अलग राज्य का। कई लोग बोलते हैं कि एक अलग राज्य की मांग करते हैं और कई लोग बात करते हैं कि अलग देश की मांग करते हैं। ठीक है, अलगाववादी विचारधारा से प्रेरित होकर ये काम करते हैं। तो ये व्यक्ति हैं अमृतपाल सिंह। और क्या सिचुएशन हुआ है कि ये 2022 में अचानक से दुबई से आते हैं। इनके जो पुरानी हिस्ट्री है, बचपन कैसा गुजरा, कहाँ क्या गुजरा, ज्यादा विशेष इस बारे में जानकारी नहीं है। अचानक से 2022 में चर्चा का विषय बनते हैं क्योंकि जो वारिस पंजाब देश संस्था है उसके जो संस्थापक थे दीप सिद्धू, एक एक्टर थे। ठीक है, उनकी एक रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है। अब मृत्यु हो जाती है और उसके साथ ही जैसे ही ये अमृतपाल सिंह भारत आते हैं दुबई से, वैसे ही इनको वारिस पंजाब दे का प्रमुख बना दिया जाता है ना। और ये क्या करते हैं कि इस विचारधारा को लेकर आगे बढ़ने लगते हैं कि अलग राज्य और अलग अलग देश की मांग की विचारधारा को लेके, और खुद को ये इंस्पायर्ड मानते हैं। किससे? तो ये भिंडर वाला है। जब भी आप थोड़ा बहुत अगर जानकारी रखते हैं राजनीति के, भारतीय राजनीति का, तो 84 के दंगे आपको याद होंगे। 80 के दशक में जितना उथल पुथल हुआ था, ऑपरेशन ब्लू स्टार आपको याद होगा, है ना। ऑपरेशन ब्लू स्टार जो कि चलाया गया था कहाँ पे, तो गोल्डन टेम्पल अमृतसर में। उस समय इंदिरा जी प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे और राजनीतिक गठजोड़, कई तरह के राजनीतिक मामले थे, कई तरह के विचार थे, इससे जो अराजकता को जन्म दिए। और लास्टली क्या हुआ था कि भिंडर वाला एक उग्रवादी समूह के रूप में खुद को काबिज करता है और केंद्र बना लेता है। किसको? तो गोल्डन टेम्पल को अपना, और गोल्डन टेम्पल को केंद्र बनाता है। चूंकि वो पवित्र स्थान है, वहां पर पुलिसिया कार्रवाई उतनी तत्परता से नहीं हो सकती, तो इसी का फायदा उठा के ये केंद्र बनाता है। जबकि इंदिरा जी क्या करती हैं कि ये डिसीजन लेती हैं कि मंदिर में घुसकर ही इसकी सफाई की जाए, क्योंकि ये बाहर निकलेगा नहीं, और नहीं निकलेगा तो सफाया नहीं संभव है। तो मंदिर में घुस के गोल्डन टेम्पल में, और काफी ये होता है, स्थितियां विकराल होती हैं, और प्रतिफल तो आप जानते हैं कि इंदिरा जी का लास्टली डेथ होता है और देश में दंगे भड़क जाते हैं। तो आप देखेंगे कुछ कुछ सेम वैसा ही परिधान
वैसी ही स्थिति खुद को प्रोजेक्ट करने की है और लगभग लगभग वही मांग है। भिंडरवाला चूंकि मांग करता था और उसका विचार था कि एक अलग पंजाबी लोगों का देश बने, अलगाववादी विचारधारा से प्रेरित था। लगभग लगभग कुछ कुछ विचारधारा अमृतपाल सिंह का वही है। तो हुआ क्या कि 2023 में क्या होता है कि ये काफी मंचों पर आके भारत विरोधी और अलग स्टेट के रूप में पंजाब को बनाने की बात करता है, अलग देश के रूप में पंजाब बनाने की बात करता है और अलग अलग मंचों से ये बातचीत चल रही होती है। इसके एक साथी को अमृतपाल सिंह के साथी को गिरफ्तार कर लिया जाता है पुलिस द्वारा और गिरफ्तार करके जेल में रखा जाता है थाने में। तो अमृतपाल सिंह के जो समर्थक हैं बहुत सारे लाठी डंडे भाला और तलवार लेकर पहुंच जाते हैं थाने में और मारपीट करते हैं पुलिस के साथ में और अपने साथी को छुड़वा के वापस लेके जाते हैं। और वो स्थिति होती है, उसी को ध्यान में रखते हुए क्या किया जाता है कि अमृतपाल सिंह पर एनएसए लगाया जाता है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगा दिया जाता है और तब से वो अप्रैल 2023 में गिरफ्तार हुए और तब से वो अभी भी जेल में ही है, लगभग 1 साल से ज्यादा होने को है। तो चूंकि अब राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की बात आ गई है, एनएसए की बात आ गई है, तो जान लेते हैं कि कुछ क्या क्या बेसिक पॉइंट्स हैं एनएसए के बारे में। तो जो एनएसए है वो 1980 में इंदिरा गांधी के द्वारा ही लाया गया था। और किस लिए लाया गया था कि जो भी थ्रेट हो, जो भारतीय सिक्योरिटी को लेके कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा थ्रेट उत्पन्न करता है जो भारतीय सुरक्षा को नुकसान पहुंचा सकता है, उसको ध्यान में रखते हुए ये एक्ट लाया गया था, उसको वो कंट्रोल करता है। ठीक है ना। तो इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कोई भी है, पुलिस है, वो ऑर्डर अरेस्ट का पास कर सकता है। और सबसे बड़ी सारे कानूनों से इसको कैसे अलग करता है, ये जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है कैसे अलग होता है कि इसमें मैक्सिमम डिटेंशन जो है 12 महीने का कर सकते हैं। यानी कि 1 साल का डिटेंशन बिना किसी आरोप बिना किसी चार्जशीट के किया जा सकता है, सिर्फ कानून के आधार पर, है ना। और कई बार मामलों में क्या होता है कि 12 महीने से ज्यादा भी किया जा सकता है अगर ये न्यायालय को भान हो जाए कि इसके मामले में अधिक सबूत प्रस्तुत किया जा सकता है, जो अपराध है उस मामले में अधिक सबूत प्रस्तुत किया जा सकता है या किया गया है, तो 12 महीने से भी ज्यादा बढ़ा दिया जाता है। तो इसका क्या होता है, कई बार सरकारें क्या करती हैं, जो सरकारें सत्ता में हैं वो क्या करती हैं कि इसका मिसयूज करती हैं, दुरुपयोग करती हैं। कैसे दुरुपयोग करती हैं? अगर किसी भी अपने जो कॉम्पिटिटर है, विपक्षी हैं या फिर कोई ऐसे व्यक्ति जिनको लगता है कि सरकार को खतरा है, खुद को, पार्टी को खतरा है या किसी नेता को खतरा है, उस पर एनएसए लगा के उसको जेल में ठूस देती हैं और 12 महीने तक कोई जांच पड़ताल, कोई मामला नहीं, टेंशन फ्री होकर काम करती हैं। तो एक आलोचना का विषय था। ठीक है। आप देखते हैं कि भारत में जो निर्वाचित होने का अधिकार है वो कानून क्या कहता है ना, इस मामले में कि एक जजमेंट था 1975 में, इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण। इसमें क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट है वो कहता है कि जो निष्पक्ष चुनाव, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव जो है वो क्या है, तो मूल ढांचा है संविधान का। यानी कि इसमें किसी तरह का भी छेड़छाड़ या बदलाव ढांचे के अंतर्गत आता है। तो छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता, ना ही सरकार कर सकती है। अगर ऐसा कुछ करती है तो सुप्रीम कोर्ट उसको रोक सकता है। तो मूल ढांचा के कॉन्सेप्ट कब आया था, तो मूल ढांचा का कॉन्सेप्ट आया था 1973 में। आपने जरा सा भी राजनीतिक विज्ञान पढ़ा हो, पॉलिटी पढ़ा हो, राज व्यवस्था, तो केशवानंद भारती के बारे में, भारती केस के बारे में जरूर जानते होंगे, जिसमें अभी तक का सबसे बड़ा बेंच यानी कि 13 जजों का बेंच बैठा था और उसने मूल ढांचे के सिद्धांत का, बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत का कॉन्सेप्ट दिया था, है ना, कि उससे छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता और समय समय पर बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन नहीं किया गया कि एक्चुअल क्या है। लेकिन ये बातें मोटा मोटी समझ में है कि संविधान की जो आत्मा है, मूल प्रवृत्ति है, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं किया जाता है और नहीं किया जा सकता है। और बीच बीच में समय समय पर जो सुप्रीम कोर्ट है वो व्याख्या इसको डिस्क्राइब करते रहेगा, व्याख्या
करते रहेगा कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, और लगातार ये बढ़ते जा रहा है। अब देख लेते हैं कि कौन से जो लोग हैं वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। ठीक है ना। तो चुनाव लड़ने के लिए एक केस है। पहले तो देखते हैं कि कौन लोग चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। मेनली हमारा फोकस इस बात पर रहेगा कि जो जेल में है वो कौन लोग चुनाव नहीं लड़ सकते हैं जेल में। तो एक इससे रिगार्डिंग में एक केस था, लिली थॉमस बनाम भारत संघ। कब का ये मामला था? तो ये है 2013 का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि जिस भी व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति जिसको 2 साल अथवा 2 साल से अधिक की सजा हो जाती है, किसी भी मामले में कन्विक्टेड है, सजा हो जाती है, तो वो अपने रिहाई के 6 साल बाद तक, है ना, 6 वर्ष बाद तक चुनाव नहीं लड़ सकता है। अब रिहाई के 6 साल बाद क्या से क्या मतलब है? कि मतलब ये है कि अगर आज जैसे कि 30 मई को 2024 को कोई व्यक्ति अपनी सजा पूरी कर लेता है और रिहा होता है ना, तो ये व्यक्ति इस समय से 6 वर्ष जोड़ लिया जाए, 6 वर्ष के बाद, यानी कि 30 मई 2030 के बाद ही किसी तरह के चुनाव में भागीदारी कर सकता है ना। तो ये लगाया गया था, मामला था। और इसी को ध्यान में रखते हुए क्या किया गया कि जो जनप्रतिनिधि अधिनियम है, जनप्रतिनिधि अधिनियम जो 1951 का एक्ट है, उसकी धारा क्या किया गया कि 8 जोड़ दिया गया उसमें। और 8 क्या बात करता है कि जिस व्यक्ति को 2 वर्ष से अधिक की सजा होगी या 2 वर्ष की सजा होगी, वो 6 वर्षों तक चुनाव नहीं लड़ सकता है। ठीक है। अब क्या होता है कि 2016 में एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका जाती है। याचिका किसके थ्रू जाती है? तो एक बीजेपी के पूर्व स्पोक पर्सन रहते हैं, जिनका नाम है अश्विनी कुमार उपाध्याय। ठीक है, कुमार। वो क्या मांग करते हैं याचिका में? मांग ये रहती है कि जो भी आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, जिनको सजा हो गई है, उनको अस्थाई तौर पर चुनाव लड़ने से रोक दिया जाए, रोक लगा दिया जाए, यानी कि जीवन में कभी भी चुनाव नहीं लड़ सकते हो। ये सुप्रीम कोर्ट में याचिका 2016 में दाखिल की गई थी और आज भी वो लंबित है मामला न्यायालय में, है ना। आगे 2023 में सुप्रीम कोर्ट क्या करता है कि जो हाई कोर्ट्स हैं, ठीक है, हाई कोर्ट्स को कहती है कि जितने भी उम्मीदवारों से संबंधित मामले हैं, ठीक है, उनको जल्द से जल्द निपटारा किया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को कहती है कि मामलों का निपटारा हो, जिससे समझ में आए कि किसको कन्विक्शन हो रहा है या फिर कौन फर्जी केसेस हैं, ऐसे कुछ मामले होंगे तो निपटारा हो जाए। लेकिन क्या हो रहा, दिक्कत क्या है कि अभी अप्रैल 2024 तक 4000 से ज्यादा मामले अभी भी पेंडिंग हैं न्यायालय में। तो ये स्थिति है अपने कोर्ट की। क्यों नहीं दे सकता है वोट? कौन नहीं दे सकता है? तो वोट इसलिए नहीं दे सकता है, तो जनप्रतिनिधि अधिनियम का ही जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है, आरपीए है 1951 का, जिसको जनप्रतिनिधि अधिनियम बोलते हैं, उसका जो आर्टिकल 62 है, धारा 62 है, वो क्या बात करता है कि कोई भी व्यक्ति, ठीक है, जो पुलिस हिरासत में हो, ठीक है ना, वैध तरीके से कैद हो या फिर उसे सजा हो चुकी हो, वो वोट नहीं दे सकता।
ठीक है ना, वोट नहीं दे सकता। इसी के साथ क्या कहता है कि अगर कोई व्यक्ति बेल पर है, अगर कोई सजा भी हो गया है, सजा याफ्ता है, बेल मिल गया है या रिहा कर दिया गया है, ठीक है, या किसी भी रूप में अगर बाहर है व्यक्ति, तो उसे अधिकार है वोट देने का, है ना, वोट दे सकता है। अब इसी को ध्यान में रखते हुए देखिए विडंबना क्या है कि अगर कोई आरोपी व्यक्ति भी है और वो जेल में है तो उसे वोट देने से वंचित कर दिया जाता है। जबकि अगर कोई अपराध सिद्ध हो गया है, व्यक्ति को कन्विक्टेड है, अगर वो बेल पर बाहर है तो उसे वोट देने का अधिकार है। ये थोड़ा विरोधाभासी हो जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए 1997 में एक याचिका दायर की गई थी, याचिका दायर की गई थी। और याचिका किसके द्वारा दायर की गई थी? तो अनुकूल चंद्र प्रधान एक व्यक्ति हैं, ठीक है, उनके द्वारा दायर की गई थी, अनुकूल चंद्र प्रधान के द्वारा। उन्होंने कहा कि ये तो समानता के अधिकार के खिलाफ है कि जो व्यक्ति किसी कारणवश बेल नहीं ले सकता, जिसके पास धन नहीं है, पैसा नहीं है, या फिर वैसा अप्रोच नहीं है, ठीक है ना, पैरवी नहीं है, या फिर उसके पास लीगल वैसा सलाहकार नहीं है, वो तो बेल नहीं ले पाता। लेकिन उसको आप वंचित कर दे रहे हैं वोट देने के अधिकार से। लेकिन कोर्ट ने कहा कि बेकार की बात है, ज्यादा दिमाग ना लगाइए। कोर्ट ने खारिज कर दिया, बोला कि जो चीजें चल रही है ठीक चल रही है, ठीक है। और इसको आधार बताने के लिए कोर्ट ने क्या कहा, कई चीजें बातें कही। पहली बात तो ये कही कि जो वोट है ना, वोट देने का अधिकार है, वो कोई आपका मौलिक अधिकार नहीं है जिसके चक्कर में आप कूद के हाई कोर्ट या चले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो ये जो वोट देने का अधिकार है वो सिर्फ वैधानिक अधिकार है, यानी कि कानूनी अधिकार है। कानूनी अधिकार को क्या कर सकती है एक अथॉरिटी, सरकार रोक सकती है। तो पहली बात तो ये, ठीक। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति उपद्रव मचाते हैं, जो भी दिक्कतें पैदा कर रहे हैं, करते हैं, आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, उनको तो चुनाव प्रक्रिया से दूर ही रखा जाना चाहिए, चुनाव से दूर, है ना। तीसरी बात क्या कही उन्होंने कि जो हमारे पास संसाधन है, चूंकि आप जानते हैं कि इलेक्शन होता है तो कितना ज्यादा खर्च, कितने ज्यादा संसाधनों का उपयोग होता है, तो कहते हैं कि ये सीमित है, एक एक व्यक्ति के लिए हम बहुत ज्यादा चीजें नहीं कर सकते। जैसे कि कोई अगर आरोपी है, मर्डर केस का आरोपी है, या फिर बहुत बड़ा कोई गुंडा है, अगर वो जेल में है तो उसको वोट दिलवाने के लिए बाहर लेके आना होगा, या फिर वोट दिलवाने जाना होगा तो कई सारे पुलिस लगेंगे, स्टाफ लगेंगे, जो निर्वाचन अधिकारी हैं वो सारे लगेंगे। तो इतने साधन हमारे पास नहीं है, संसाधन जो हम इससे जो करवा सकें, ठीक है। तो इस मामले को लेके कहा कि बेकार की बात है। और दूसरी चीज, एक और लास्ट में ये बात कहा कि जो आपराधिक किस्म का व्यक्ति है वो अपनी प्रवृत्ति कारण ना, अपने आचरण के कारण, जो अपनी वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उससे भी हाथ धो बैठा है ना। तो इन तमाम बातों को लेके कहा कि सुप्रीम कोर्ट के बेकार की बात है, और वो खारिज कर दिया 1997 का जो अनुकूल चंद्र प्रधान का याचिका था। अब थोड़ा सा एक बात ये समझ लेते हैं कि जो वैधानिक होता है या फिर कानून होता है, सामान्य कानून एक, उसका, और दूसरी चीज अगर बात करें तो जो मूल अधिकार है उसमें मेनली क्या डिफरेंसेस होंगी, है ना। तो सामान्य कानून को क्या होता है कि आप जानते हैं कानून प्रक्रिया में, कानून जब भी बनता है तो सदन में, चाहे वो लोकसभा हो सकती है, चाहे वो राज्यसभा हो सकती है ना, कोई भी बिल पेश किया जाता है, इनके सामान्य बहुमत से, ध्यान रखें, सामान्य बहुमत से ये क्या कहता है, पास कर दिया जाता है। पास करने के बाद से जो राष्ट्रपति जी हैं हमारे, उनका हस्ताक्षर होता है। हस्ताक्षर के बाद से जो सरकारी गजट है उसमें प्रकाशित होता है, तब ये कानून बना हुआ मान लिया जाता है।
वहीं अगर मूल अधिकार की बात करें तो इसको दूसरे पेज पे लेके आते हैं। मूल अधिकार की बात करें तो मूल अधिकार में क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति इसका हनन करता है, जैसे कि इसमें क्या था कि अगर आप अथॉरिटी कोई भी चाहे संस्था, जो सरकारी संस्था हो, इसका हनन कर सकती है, मतलब इसको रोक सकती है कानूनी आधार पर, वंचित कर सकती है इस चीज से, और साथ ही साथ इसमें परिवर्तन कर सकती है। परिवर्तन का तरीका तो ये नीचे हमने बताया है, ठीक। परिवर्तन ऐसे होगा कि कुछ भी परिवर्तन करना है, सामान्य बहुमत से पास करके आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जैसे ही मूल अधिकार की बात आएगी तो मूल अधिकार में क्या होता है कि यदि कोई व्यक्ति, संस्था, ठीक है, संस्था अगर मूल अधिकार का, मौलिक अधिकार का हनन करता है, ठीक है, तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अनुच्छेद 32 के थ्रू, संविधान के आर्टिकल 32 के थ्रू, ठीक। और वहीं हाई कोर्ट में भी डायरेक्टली जाके 226 के थ्रू अपील कर सकते हैं कि फलाना संस्था है, फिजूल में हमें परेशान कर रहा है और मेरे जो मूल अधिकार है उससे वंचित कर रहा है। जैसे कि मूल अधिकार में समानता का, स्वतंत्रता का, जीवन का, तमाम शिक्षा का, बहुत सारे अधिकार, जो 6 तरह के हमारे अधिकार हैं, वो मूल अधिकारों से वंचित नहीं कर सकता। और इसी के साथ एक चीज क्या होता है, एक जैसे कि कानून था, एक सामान्य कानून, और दूसरी चीज एक होता है संवैधानिक कानून, ठीक है। तो सामान्य में क्या होता है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये सामान्य बहुमत से ही पास होता है। और ये संवैधानिक क्या हुआ, जो संविधान में लिखा हुआ है ना, संविधान में लिखा हुआ है, तो इसमें परिवर्तन करने के लिए, किसी प्रकार का परिवर्तन करना है तो क्या करना पड़ता है, तो विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। अब विशेष बहुमत क्या होता है कि दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों को अलग अलग अपने 2/3 बहुमत से पास करके राष्ट्रपति के पास भेजना होता है, और राष्ट्रपति उस पर साइन कर देते हैं, तो वो संविधान में परिवर्तन मान लिया जाता है। लेकिन ध्यान रहे कि जो बेसिक स्ट्रक्चर की बात बताई मैंने, 1973 का जो केशवानंद भारती केस था, उसके खिलाफ नहीं जाना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो क्या होगा कि कोर्ट उसको रोक देगा, सुप्रीम कोर्ट उसको रोक देगा, खारिज कर सकता है ना। तो तमाम बिंदु रहे, आशा करते हैं कि आपको समझ में आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो, थोड़ा सा भी पसंद आया हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और अपना कमेंट जरूर लिखिए क्या क्या सुधार कर सकते हैं, क्योंकि उससे हमें मोटिवेशन मिलता है और ये समझने जानने को मिलता है कि आगे हम क्या बेहतर कर सकते हैं। धन्यवाद आपका। जय हिंद।